मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ शशांक सर। मैं आज आपको यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस यानी चैप्टर में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है हिरास यानी डेप्रिसिएशन। यानी ये हिरास यानी डेप्रिसिएशन, हिरास को कहते हैं, या फिर इसके और भी नाम हैं अवक्षयण अथवा मूल्य हिरास। अवक्षयण अथवा मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, इन तीनों नामों को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। बच्चों, जैसा कि इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ह्रास क्या है यानी डेप्रिसिएशन क्या है। तो सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है एंड्रयू मुनरो के अनुसार। तो अवक्षयण यानी अथवा ह्रास स्थायी संपत्ति का वह भाग है, स्थायी संपत्ति का वह भाग है जो कि संपत्ति के प्रयोग न करने पर वसूल योग्य न हो। ये डेफिनेशन आपकी एंड्रयू मुनरो के अकॉर्डिंग दी हुई है डेप्रिसिएशन में। तो बच्चों, आज मैं आपको ह्रास का अर्थ एवं परिभाषा सबसे पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर के बारे में थ्योरिकल आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ह्रास है क्या। ह्रास हम किन किन संपत्तियों पे, किन किन वस्तुओं पे हम ह्रास यानी डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक व्यापार तथा उद्योग यानी कोई भी व्यापार हो या फिर उद्योग हो का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, व्यापार को, अपने व्यवसाय को या फिर उद्योग को चलाने के लिए विभिन्न स्थायी संपत्तियों जैसे कि मशीन, भवन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी और भी बहुत सारी संपत्तियां का प्रयोग हम अपने व्यापार या फिर उद्योग में करते हैं। ये समस्त संपत्तियां यानी ये जो परिसंपत्तियां हैं व्यापार को लाभ कमाने के योग्य बनाती हैं। बच्चों, हम अगर कोई भी व्यापार करेंगे तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि एक व्यापारी का उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना और सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करके लाभ कमाने की ये जो है आपकी कॉमर्स में एक छोटा सा एक रूप है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाने वाला व्यापार आपका वाणिज्य यानी कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पे और देखेंगे आगे आप, तथा उसे सेवाएं प्रदान करती हैं, उसे सेवाएं प्रदान करती हैं। किंतु इन सभी संपत्तियों का जीवन काल, इन सभी संपत्तियों का जीवन काल निश्चित होता है और इनका निरंतर प्रयोग करने से इनके मूल्य यानी इनकी जो है रुपयों में, इनकी मात्रा में या फिर इनके गुणों में या फिर इनकी कार्य क्षमता या कार्य शक्ति में कमी आ सकती है। इतना ही नहीं, निश्चित अवधि के पश्चात यानी एक समय बीतने के पश्चात ये संपत्तियां बिल्कुल अनुपयोगी हो जाती हैं। अतः निरंतर प्रयोग करने के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली इस क्रमिक यानी धीरे धीरे यानी ये जो कमी हुआ करती है बच्चों डेप्रिसिएशन की, ये एकदम से नहीं होती है। ये जो कमी होती है ये धीरे धीरे होती है, क्योंकि हम जो भी संपत्ति यूज करते हैं या फिर हमारी मशीन हो या भवन हो या फर्नीचर हो, अगर हम नया लाते हैं तो ये एकदम से नहीं खराब होता है। धीरे धीरे जब इसका हम प्रयोग करते हैं तभी ये धीरे धीरे यानी क्रमिक कमी के कारण इसमें साधारण बोलचाल की भाषा में घिसावट यानी अवक्षयण या फिर ह्रास, मूल्य ह्रास इसको कहते हैं। परिसंपत्ति के मूल्य में यह कमी केवल उसके निरंतर प्रयोग के कारण ही नहीं आती, बल्कि समय व्यतीत होने के कारण भी ऐसा होता है। क्योंकि अगर हम कोई संपत्ति कर खरीदते हैं नई, तो अगर उसको हम यूज भी अगर नहीं करेंगे बच्चों, तो वो किसी न किसी समय बाद जो है, जितने की अगर हम उस वस्तु को खरीद के लाते हैं तो कुछ समय बाद वो वस्तु हम उतने रुपए की नहीं बेच पाएंगे। जैसे कि हमारा फर्नीचर है या फिर हमारी गाड़ी है, इस तरह की संपत्तियों को हम पुनः उस रुपए में, जिसमें हमने रुपए में खरीदा था, उसमें नहीं बेच पाएंगे।
इसलिए परिसंपत्ति के नष्ट होने, मूल्य में परिवर्तन होने या फिर नए नए आविष्कार हो जाने पर तथा अन्य कोई कारणों से भी आ जाती है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, अतः स्पष्ट है कि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में प्रयोग में आने वाली, यानी स्थायी संपत्तियों के मूल्य में प्रयोग में आने वाली या फिर नष्ट होने या फिर उसका अप्रचलन, मतलब कि उसका जो है अप्रचलन, जैसे कि कुछ समय पहले वो संपत्ति आपको बहुत अच्छी लगती थी, वो मशीनरी आपको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसकी नई टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण अब वो मशीन पुरानी हो गई और नई मशीन, अब आपकी नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा आधुनिकदार हो गई, तो इसलिए या फिर अप्रचलन होने तथा समय व्यतीत होने से होने वाली कमी को ही ह्रास या फिर अवक्षयण कहा जाता है। बच्चों, अब देखेंगे आप यहाँ पे कि मैंने आपको अभी ह्रास का अर्थ यानी आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताया है। अब आपको आगे ध्यान देना ये है कि यहाँ पे कई सारे राइटर हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ह्रास की परिभाषा को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने ह्रास की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्वान जो होते हैं हमारे, वो अपने अपने मत के अपने अपने अनुसार जो है वो परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे आपकी बच्चों, कार्टर के अनुसार तो एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सनय सनय, यानी जो सनय सनय आपका शब्द दिया हुआ है, सनय सनय मतलब धीरे धीरे, एवं स्थायी कमी को ह्रास कहा जाता है। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सनय सनय एवं स्थायी कमी को ह्रास कहा जाता है। एंडो की परिभाषा मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी। अब आगे देखिए, विलियम के अनुसार यानी विलियम पिकल्स के अनुसार क्या इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है ह्रास की। किसी संपत्ति यानी किसी संपत्ति के गुण, परिमाण या मूल्य में स्थायी एवं निरंतर कमी को ह्रास कहते हैं। यानी कोई भी संपत्ति हो, उसके गुण या परिमाण या फिर मूल्य में स्थायी निरंतर की कमी को ह्रास कहते हैं। इसी तरह परिभाषा एक और दी हुई है बच्चों, यहाँ पे J.R. बार्टलीबाइन के अनुसार, तो यह एक साधारण ज्ञान की बात है, यह एक साधारण ज्ञान की बात है कि सभी स्थायी संपत्तियां जैसे कि संयंत्र, भवन, फर्नीचर आदि, जैसे कि मोटर गाड़ी भी आपका है, मशीन भी है आपकी, तो जैसे जैसे ये सब पुराने होते जाते हैं, कैसे होते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, तो उनके मूल्य में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है और वे व्यावसायिक क्रियाओं में निरंतर प्रयोग में आने से व्यर्थ हो जाते हैं। यानी कोई भी अगर हम संपत्ति अगर यूज करते हैं, चाहे वो हमारा मशीन हो या संयंत्र हो या कोई भी हमारी स्थायी संपत्ति हो, अगर उसको निरंतर हम बच्चों धीरे धीरे अगर प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे प्रयोग करने के कारण उसके मूल्य में कमी आ जाती है। और जब उस संपत्ति को हम पुनः सेल करेंगे यानी बेचेंगे, तो जितने में हम वो संपत्ति खरीद के लाए थे, वो संपत्ति हमारी उतने में नहीं वापस बिकेगी और वो कुछ कम ही दामों में जाएगी। कुछ नहीं, हो सकता है बहुत कम ही दामों में जाए। तो इसी को ही बच्चों ह्रास यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बच्चों अब हम फाइनली निष्कर्ष में जाते हैं। देखिए, इन सभी विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार की अपनी अपनी यहाँ पे परिभाषाएं दी हैं और इन परिभाषाओं में सबके अपने अपने विचार थे। अब हमारा फाइनल डिसीजन यहाँ पे निष्कर्ष जो दिया हुआ है, यानी इसकी जो परिभाषा दी हुई है ह्रास क्या है, अब तो इसको समझते हैं। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर ह्रास की एक सरल एवं उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्थायी संपत्ति, ह्रास हमारा किस में कटता है, स्थायी संपत्ति पे ही हमारा ह्रास कटेगा। तो ह्रास संपत्ति के मूल्य में समय व्यतीत होने या फिर नए आविष्कार होने या संपत्ति के अप्रचलित होने यानी पुरानी हो जाने पे,
या फिर टूट फूट एवं दुर्घटनाग्रस्त होने, या फिर मूल पदार्थों की समाप्ति होने, या फिर उसके निरंतर प्रयोग में आने आदि अथवा अन्य कारणों से धीरे धीरे यानी शनय शनय धीरे धीरे होने वाली कमी को ह्रास या मूल्य ह्रास अथवा अवक्षयण कहते हैं। बच्चों फिर से एक बार ध्यान देंगे इस डेफिनेशन को, परिभाषा को। स्थायी संपत्ति, मैंने आपको जैसा पहले बताया है कि ह्रास आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आपका स्थायी संपत्ति पे ही लगेगा। तो स्थायी संपत्ति के मूल्य में समय व्यतीत होने, यानी अगर कोई स्थायी संपत्ति है, अगर कोई आप उसको लाते हैं, ला के रख देते हैं और उसको आप यूज नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो समय व्यतीत हो जाता है, तो भी इस कारण जो है आपकी संपत्ति में ह्रास की कमी हो जाएगी। फिर इसके बाद नए आविष्कार होने, तो समय समय पर बच्चों नए नए आविष्कार होते रहते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ देती है और नई टेक्नोलॉजी को हम सब एक्सेप्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो इसलिए जो है नए नए आविष्कार होने के कारण भी ऐसा होता है कि पुरानी जो है संपत्ति हमारी बेकार हो जाती है और नई संपत्ति इसको हम यूज करने लगते हैं। या फिर संपत्ति के अप्रचलित होने पे तो पुरानी संपत्ति आपकी जो है वो पुरानी हो जाती है और नई संपत्ति का आप यूज करते हैं, तो ये चलन से बाहर हो जाना होता है, तो इसलिए हम इसमें भी ह्रास लगा सकते हैं। या फिर हमारी कोई संपत्ति टूट फूट गई हो, दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो, तो इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। मूल पदार्थों की समाप्ति होने पे या फिर उसका निरंतर प्रयोग करने से हम देखते हैं कि उसके जो निरंतर प्रयोग करने से एकदम से मूल्य की ह्रास में कमी नहीं आती है। हमेशा ह्रास की जो कमी आती है बच्चों वो धीरे धीरे ही किसी संपत्ति पे आती है, एकदम से नहीं आएगी। होने वाली कमी को ही हम ह्रास या मूल्य ह्रास अथवा अवक्षयण कहते हैं। अब आगे ध्यान देंगे यहाँ पे ह्रास की विशेषताएं अथवा लक्षण। ह्रास की विशेषताएं अथवा लक्षण, तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे किसी न किसी चीज़ की विशेषताएं जरूर होती हैं। मूल्य ह्रास की प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि पहले इसमें दिया हुआ आपका स्थायी संपत्ति पर ह्रास हमेशा कहाँ पे घटता है बच्चों, कहाँ लगेगा, स्थायी संपत्ति पर लगेगा। तो मूल्य ह्रास का संबंध स्थायी एवं मूर्त संपत्ति से होता है, ना कि अस्थायी अथवा अमूर्त संपत्ति से। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसकी पहली विशेषता ह्रास की ये है स्थायी संपत्ति पर लगना। दूसरा, मूल्य की कमी हो जाना, जब ह्रास लगेगा तो उसकी संपत्ति की कीमत में गिरावट आ जाएगी। तो मूल्य ह्रास के कारण स्थायी संपत्ति के मूल्य, गुण अथवा परिमाण में कमी आती है, चल संपत्ति में नहीं आती है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप स्थायी कमी की बात आ रही है, तो मूल्य ह्रास के कारण किसी स्थायी संपत्ति के गुण, मूल्य अथवा परिमाण में जो कमी आती है वह स्थायी होती है, अर्थात पुनः नहीं बढ़ता है। ये स्थायी कमी यानी जो धीरे धीरे कमी आना, उसकी गुण में आएगी, उसके मूल्य में कमी आ जाएगी, या फिर मशीन धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो ये धीरे धीरे कमी ही आपकी डेप्रिसिएशन कहलाती है। चौथा पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, इसकी विशेषताएं ये हैं। पुस्तकीय मूल्य, मूल्य ह्रास का संबंध लागत मूल्य अथवा विक्रय मूल्य से नहीं होता है। लागत मूल्य यानी कि जिस कीमत में हम लाए हैं वस्तु को खरीद करके, या फिर उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इससे नहीं होता है, बल्कि पुस्तकीय मूल्य से इसका रिलेशन होता है। पांचवा पॉइंट ये है निरंतर प्रक्रिया। मूल्य ह्रास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी जो डेप्रिसिएशन यानी हमारा ह्रास है वो निरंतर चलता रहेगा। जब तक हमारी उस संपत्ति हमारे पास में है तब तक उसमें गिरावट यानी उसकी कीमत में, उसके मूल्य में गिरावट आती ही रहेगी। धीरे धीरे कमी होना, जैसे कि मैंने आपको पहले परिभाषा में भी क्लियर किया था कि जो है स्थायी संपत्ति में जो कमी आती है वो धीरे धीरे आती है। तो स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी धीरे धीरे होती है, अर्थात कमी जो है यहाँ पे एकाएक अथवा एक साथ नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों। आपने कोई एक मोबाइल लिया, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आपने कोई एक मोबाइल लिया 10,000 रुपये का, और उसको आपने 1 साल यूज किया। 1 साल यूज करने के बाद आपका वो मोबाइल, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4,000 5,000 से ज़्यादा आपका 1 साल बाद वो मोबाइल नहीं बिकेगा, सेल नहीं होगा। तो क्या हुआ,
आपने एक संपत्ति खरीदी, आपका मोबाइल एक संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, बट उसको आपने यूज किया, धीरे धीरे आपने देखा कि उसमें निरंतर कमी की गिरावट आई। 1 साल बाद आपने उसको बेचने की कोशिश करी तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपये तक में ही जाएगा, और 1-2 साल आप उसको यूज करेंगे तो हो सकता है वो आपका 1000 या 500 में ही जाएगा। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी हमारी जो संपत्ति जितने में हमने खरीदी थी वो संपत्ति हमारी उतने में नहीं बिकेगी, कुछ ना कुछ कम दामों में ही वापस सेल होगी। आगे दियो बेटा हानि। तो देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब लाभ नहीं होता है, हमेशा हानि ही होती है। तो हानि का मतलब मूल्य ह्रास अन्य हानियों के समान उद्योग एवं व्यवसाय के लिए एक हानि है। यह क्या है, व्यवसाय के लिए एक हानि है, नुकसान है। अतएव इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। एक पक्ष होता है हमारा डेबिट और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। यानी एक पक्ष हमारा डीआर कहलाता है, एक पक्ष हमारा सीआर कहलाता है, डीआर और सीआर। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि मूल्य ह्रास अन्य हानियों के समान उद्योग एवं व्यवसाय के लिए एक हानि है, अतएव इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, यानी इस साइड यानी कॉलम पे हम दिखाएंगे डेबिट टाइप में। आगे इसकी और 8वीं विशेषता ये है ह्रास की, इसकी गणना की बात होती है, कैलकुलेशन यानी गणना यानी कैलकुलेशन। तो व्यवसाय में प्रयोग के कारण, यानी अगर कोई संपत्ति हम अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ यूज हो रही है, व्यवसाय में यूज हो रही है। तो व्यवसाय में प्रयोग होने के कारण संपत्ति पर मूल्य ह्रास की गणना की जाती है। 9वां पॉइंट, प्रकृति मात्रात्मक एवं गुणात्मक, यानी स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी मात्रात्मक भी हो सकती है या फिर गुणात्मक, दोनों प्रकार से किसी न किसी प्रकार से हो सकती है। 10वां लास्ट पॉइंट आपका बेटा ये दिया हुआ है यहाँ पे ह्रास की विशेषताओं में कि विभिन्न कारण, इसके और भी क्या कारण हो सकते हैं, जैसा कि मूल्य ह्रास के विभिन्न कारण, जैसे कि निरंतर उपयोग, अगर कोई संपत्ति उसका उपयोग करते हैं तो वो भी हमारी जो है उसकी मूल्य में कमी आ जाएगी। अप्रचलन, मूल पदार्थ की समाप्ति या फिर आदि, इनका जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्रास की गणना हम किस प्रकार से करेंगे और किन किन संपत्तियों में किस किस प्रकार से या नए नए चलन के कारण धीरे धीरे कमी आ जाना ही हमारा ह्रास यानी डेप्रिसिएशन कहलाता है। अभी आपको मैंने ऊपर समझाया था यहाँ पे ह्रास की विशेषताएं अथवा लक्षण के बारे में बताया था। अब बच्चों यहाँ पे ह्रास अथवा मूल्य ह्रास के कारण क्या है, यानी क्यूजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी ह्रास क्यों लगता है, क्या कारण है इसका ह्रास, यानी संपत्तियों में ह्रास किस कारण ऐसा होता है। तो व्यवसाय में प्रयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों पर ह्रास उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला कारण आपका यहाँ पे निरंतर प्रयोग, निरंतर प्रयोग यानी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग के कारण, संपत्तियों के निरंतर प्रयोग के कारण उनकी उपयोगिता तथा लाभार्जन क्षमता में कमी आ जाती है। लाभार्जन यानी लाभ, तो इससे उनके मूल्य में ह्रास होता है। दूसरा, समय व्यतीत होने के कारण, तो यानी ज़्यादा समय हो जाता है तो भी हमारी संपत्तियों में जो है कमी आ जाती है। चाहे संपत्ति का प्रयोग किया जाए अथवा ना किया जाए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा सुनने की बात ये है यहाँ पे, चाहे संपत्ति का प्रयोग किया जाए अथवा ना किया जाए, कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें समय व्यतीत होने के साथ साथ मूल्य ह्रास में भी कमी हो जाती है, जैसे कि पेटेंट्स, पट्टे पर ली गई भूमि या इस प्रकार से। तो इस कारण से भी जो है यहाँ पे इनमें कमी आ जाती है। अप्रचलन होने पर जैसे कि नवीन अनुसंसाधनों या फिर आविष्कारों या फिर प्रयोगों या फिर सुधारों के कारण पुरानी संपत्तियों की उपयोगिता कम हो जाती है, पुरानी संपत्ति की उपयोगिता कम हो जाती है। अतः आधुनिक प्रतियोगिता के पूर्ण युग में पुरानी संपत्तियों को बेचकर नवीन परिसंपत्तियां या संपत्तियां क्रय करना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में संपत्ति के पुस्तक मूल्य और उसके विक्रय मूल्य में जो अंतर होता है, यानी कि संपत्ति के पुस्तक मूल्य अथवा
एवं विक्रय मूल्य में जो अंतर होगा यानी डिफाइन होगा, डिफरेंस होगा, तो उसे हम ह्रास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ह्रास कहते हैं। चौथा पॉइंट ये है आपका मूल्य ह्रास यानी ह्रास के कारण में कि मूल पदार्थों की समाप्ति, मूल पदार्थों की समाप्ति यानी कुछ संपत्तियां निरंतर उपयोग के कारण अपना मूल्य एवं स्वरूप खोने लगती हैं। कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो उसको हम निरंतर अगर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसके मूल्य में एवं स्वरूप में उसके खोने लगती हैं। तो खनिज पदार्थों की खानें, जैसे कि खनिज पदार्थों की खानें इसी प्रकार की संपत्तियां हैं जिसमें सीमित भंडार होता है। उनका कुछ भाग उपयोग होने अथवा निकलने के साथ साथ समाप्त होता जाता है और एक निश्चित सीमा के बाद खदान निष्क्रिय हो जाती है। इस प्रकार उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, यानी मूल पदार्थों की समाप्ति। जैसे कि आपकी कोई कोयले की खान है, तो उस कोयले की खान में एक लिमिट होगा, लिमिटेशन होगा कि उस खान में एक न एक समय बाद जो है कोयला निकलना बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ही उस खदान की जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, वो ऑटोमेटिक अपने आप डाउन हो जाएगी। तो ये हमारी मूल पदार्थ की समाप्ति को ही बतलाता है। पांचवा पॉइंट बेटा क्लियर ये हो रहा है यहाँ पे, दुर्घटना के कारण भी ऐसा होता है कि कभी कभी ह्रास दुर्घटना के कारण भी होता है। जैसे कि यहाँ पे प्राकृतिक कारण क्या है? जैसे कि आपका भूकंप, अग्नि, बिजली गिरने आदि से परिसंपत्ति को हमारी क्या होता है? क्षति होती है, यानी नुकसान पहुंचता है। तो जिसके उसके मूल्य में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस प्रकार की क्षति यानी जो हानि हुई है या कमी हुई है, तो उसको भी ह्रास माना जाता है। क्योंकि व्यवसाय में अगर हम संपत्ति यूज कर रहे हैं, तो अगर एक न एक समय बाद उसकी कीमत में अगर कोई गिरावट आ रही है या कमी आ रही है, तो हमारा ह्रास ही कहलाएगा। छठवां पॉइंट क्लियर यहाँ पे हो रहा है, बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट। बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट, क्योंकि हमारी जो वस्तुएं होती हैं वो बाजार से ही संबंधित होती हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस यानी कि फॉल मीन्स गिरना, यानी बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट। तो कुछ संपत्तियों का मूल्य यानी जो कुछ संपत्तियों का मूल्य होता है वो बाजार में स्थायी तौर पर गिर जाता है, जिसमें सुधार होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो परिसंपत्ति के मूल्य में इस प्रकार की स्थायी कमी को ह्रास माना जाता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको डेप्रिसिएशन के बारे में यानी ह्रास के बारे में सबसे पहले आज मैंने आपको अर्थ और उसकी परिभाषा को समझाया है। फिर इसके बाद मैंने आपको ह्रास की विशेषताएं या उसके लक्षण के बारे में आपको बताया है। लास्ट मैंने आपको इस चैप्टर में ह्रास अथवा मूल्य ह्रास के कारण के बारे में आपको क्लियर किया हुआ है। तो बच्चों, अब ध्यान देंगे, अब मैं आपको यहाँ पे ह्रास यानी डेप्रिसिएशन निकालने की विभिन्न प्रणालियाँ अथवा पद्धतियों के बारे में बताने वाला हूँ। यानी डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग और चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी ह्रास निकालने की कई पद्धतियाँ हैं, कई प्रणालियाँ हैं, कई तरीके से ह्रास निकाला जाता है। तो आज यहाँ ध्यान देंगे, आजकल भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों पर भिन्न भिन्न प्रणालियों से ह्रास निकाला जाता है। तो ह्रास निकालने की प्रमुख प्रणालियाँ अथवा पद्धतियाँ निम्न हैं। तो सबसे पहली जो इसमें बेटा यहाँ पे दी हुई है आपकी ह्रास निकालने की विधि है, वो स्थायी प्रभाग अथवा किस्त अथवा सीधी रेखा पद्धति यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आपकी ये पहली पद्धति है, स्थायी प्रभाग पद्धति। यानी हमारा जो ह्रास होगा वो हर साल एक ही कीमत पे कटता यानी लगता रहेगा। दूसरा है हमारा क्रमागत अथवा घटती शेष अथवा घटती मूल्य पद्धति। ये दूसरा हमारा दिया हुआ है, क्रमागत अथवा घटती शेष अथवा घटती मूल्य पद्धति। तीसरा दिया हुआ है ह्रास निकालने की विधि वार्षिक वृद्धि पद्धति यानी कि एन्युटी मेथड, वार्षिक वृद्धि पद्धति। चौथा दिया हुआ बेटा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ह्रास निकालने का ह्रास कोष पद्धति, डेप्रिसिएशन
फंड मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड यानी ह्रास पद्धति के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ह्रास निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में ही दिया होगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि आप स्थायी प्रभाग पद्धति या किस्त भुगतान पद्धति या स्थायी क्रमागत यानी घटती हुई शेष पद्धति से अनुसार आप ह्रास निकालिए। तो ये क्वेश्चन में बच्चों ये दिया होगा कि आपको क्वेश्चन में किस विधि के अनुसार आपको ह्रास निकालना है। 5वां दिया हुआ है बीमा पॉलिसी पद्धति और 6 नंबर पे दिया हुआ आपका यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन पद्धति। आगे दिया हुआ है मशीन घंटा दर पद्धति। फिर नेक्स्ट है आपका उत्पादन इकाई पद्धति, प्रतिस्थापन लागत पद्धति, वैधानिक पद्धति, वर्ष की इकाई की जोड़ पद्धति, दूरी पद्धति, निस्तारण पद्धति, मिश्रित ब्याज पद्धति और गोलाकार पद्धति। ये बेटा यहाँ पे आपकी तमाम जो है ह्रास निकालने की विधियों यानी प्रणालियों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि मोस्ट आपकी शुरू की 3 आपको जो है यहाँ पे ये 3 या 4 आपकी यहाँ पे जो विधियाँ है आपकी दी हुई हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये विधियों को समझ लिया तो बाकी की सारी विधियों को लगाने में आपको यानी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बच्चों, धन्यवाद। आज आपको इतना ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आने तक का इंतज़ार करें। धन्यवाद।